पेन का था पूरा हनी वो। अच्छा बाबा प्लीज सत्ताविए जी लिंक भेजो जो ठीक है। आ, हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर ये कोई डीसी जनरेटर हमने सेपरेट नहीं बनाया। वही कंस्ट्रक्शन वही फार्मूला सारी चीजें बिल्कुल सेम हो। सिर्फ एक ही चीज रिप्लेस करेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है सर ये तो वही बात है वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है। तो it gives pulsating current। पल्सेटिंग करंट या कहते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट और यूनिडायरेक्शनल करंट। अच्छा वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम सर। जो है रेक्टिफिकेशन एक बड़ी टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज। पहले ये खत्म करें उसके बाद बात करते हैं। जल्दी मत करें आप। कल जो है वो रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि और तो चैप्टर है नहीं। ठीक है सर। और यहाँ पे मैंने आपको है पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग ठीक है सर। पल्सेटिंग का मतलब है कि जो है वो यूनिडायरेक्शनल और सीधा डायरेक्ट। डायरेक्ट वर्ड की मीनिंग है ऐसे। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब है सीधा। नो वेव ये वेव फॉर्म नहीं होता ये स्ट्रेट। डायरेक्ट का मतलब है सीधा। ठीक है सर। इन दिस स्पिलिट रिंग्स यू नो सिर्फ चेंजिंग क्या है एसी और डीसी में ये है कि इन दिस स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्पिलिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स को हम रिप्लेस करते हैं स्पिलिट रिंग्स और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर सिर्फ जो है स्प्लिट रिंग्स जो है लगाने से ये सीधा वेव खत्म हो जाती है। पहले ये बिफोर जो एसी में था बिफोर इन एसी जनरेटर ये साइनोसॉइडल वेव थी ऐसे। ये वेव खत्म हो गई और यहाँ पे पल्सेटिंग करंट आ गया यूनिडायरेक्शनल करंट आ गया। सिर्फ फर्क ये था और कोई फर्क नहीं है कि ये स्लिप रिंग्स जो हैं आप रिप्लेस करें और स्प्लिट रिंग्स लगाएं या जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। तो ये एसी जो है वो डीसी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। ये तो बात हो गई जनरेटर की कि जनरेटर कैसे बनाया जाए। अगर जनरली एमसीक्यूज देता है तो एसी को डीसी और डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए एमसीक्यूज क्या होगा।
अब देखें, सुनो, टू कन्वर्ट AC to DC, dash is used। तो आप क्या कहेंगे? टू कन्वर्ट AC टू DC, AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। ऐसे नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है, नहीं, ठीक है। ये असल सॉरी टू से अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या यूज करेंगे जी? अब MCQs आ गया है आपके पास, तो आप क्या यूज करेंगे? रेक्टिफायर। आंचल कहती है रेक्टिफायर, सना कहती है कुछ भी नहीं कहती, रेक्टिफायर। जनरली हम यूज करते हैं वर्ड रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कौन से होते हैं? रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं, डायोड्स, डायोड्स रेक्टिफायर होते हैं जी सर। तो आगे पढ़ेंगे हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। दूसरी बात ये है, टू कन्वर्ट DC to AC, dash is used। ए है रेक्टिफायर, बी है कन्वर्टर, सी है इन्वर्टर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे जी? सिर्फ अभी तक 2 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, बाकी भी सही है। सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि कन्वर्टर तो ये भी है, कन्वर्टर जनरली है, कन्वर्टर रेक्टिफायर भी होता है, कन्वर्टर इन्वर्टर भी होता है। तो कन्वर्टर जो है, कन्वर्टर जिसको आप कहते हैं कन्वर्टर, इसका मतलब है कि तब्दील करना। कन्वर्टर आपका रेक्टिफायर भी है, ये कॉमन वर्ड है। कन्वर्टर आपका इन्वर्टर भी है। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्टर कॉमन वर्ड है, इसी वजह से आप इसको जो है टिक नहीं कर सकते। आप इन्वर्टर को घर में जो यूपीएस वगैरह लगा हुआ है वो आपके इन्वर्टर का काम करता है, वो आपका कन्वर्टर तो है। कन्वर्टर कॉमन वर्ड है ना, कन्वर्टर तो रेक्टिफायर भी है। तो आप क्या कहेंगे? तो इसी वजह से यू हैव टू डिसाइड दैट विल बी इन्वर्टर। ठीक है सर। उसके बाद हम आ रहे हैं मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि है ये दोनों हमारे पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ी सी डेफिनेशंस उसकी दे रहे हैं इसी वजह से, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। अगर इंटरकनेक्टेड चीजें आ जाएं तो आप कर सकें। हालांकि ये ऐसी जनरेटर है सिर्फ उसमें पीएमडीसी सिलेबस में, तो इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं है। चलो इलेक्ट्रिक मोटर, इसी वजह से मैं ज्यादा नहीं करवा रहा। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या है? सी सिंपली डिफाइन करते हैं कि इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस you know which converts electrical energy into mechanical energy। डीसी हो या एसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास डीसी भी हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास एसी भी हैं। घर में मोटर रखे हुए हैं सारे, डीसी भी रखे हुए हैं, एसी भी रखे हैं, हर एक के घर में मौजूद हैं। तो ये कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल
energy into mechanical एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है जनरेटर का। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर रहा था। ये इलेक्ट्रिकल वापदा वाली लाइट इसको देते हैं या कोई भी सोर्स की लाइट देते हैं और ये काम करके देता है, पानी उठा के देता है, ये मैकेनिकल वर्क करता है। ठीक है सर। और यहाँ पे इशू क्या है, ये वेन वाइंडिंग पर्पस जो है, वाइंडिंग इनकी सिमिलर है जनरेटर की टाइप प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी चीजें हैं। फर्क ये है कि देखें, व्हेन इट स्टार्ट्स इट गेट्स या इट टेक्स लार्ज करंट but when its coil rotates, then it produces back EMF, oblique एडिशनल, क्योंकि घर में जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है ना, आप उसका बटन ऑन करें तो आपकी पूरी लाइट जो है वो उसमें से झटका फील होगा और आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो है वो कम लेता है। ये तो हमारे घर में भी होता है, क्योंकि वो मोटर जो है उसकी क्वाइल है, उसमें पुली है, उसमें बेल्ट है। जब उसको घुमाता है करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा करता है। तो उसके बाद जब वो रोटेट, इवन फैन जो ऊपर से चल रहा है, फैन में भी ऐसे ही है। तो ये भी मोटर है एक, ये भी इलेक्ट्रिक मोटर है फैन वाला। तो वो जब स्पीड लेता है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो क्वाइल में जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। जो आर्मेचर सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाता है और क्वाइल से ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इसी वजह से उसको सॉफ्ट आयरन जो है कोर कहते हैं। वाइंडिंग पर्पस के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, क्योंकि जब आप बटन ऑन करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, ऑफ करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती उसमें। इसी वजह से मोटर जो भी है, वो फैन वाला मोटर हो, पानी वाला मोटर हो, मोटर कोई भी हो, ठीक है सर, उस टाइम पे एडिशनल ईएमएफ पैदा होगा। ये कहते हैं प्रोड्यूसेस द बैक ईएमएफ और एडिशनल ईएमएफ। ठीक है सर। और जो है वो करंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ये स्पीड मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट इज रिड्यूस्ड। ये जो घर में पानी वाला मोटर रूटर लगा हुआ है, ये पहले एयर कंडीशन जितनी जो है ना जितना जो है वो करंट लेता है, उसके बाद थोड़ा सा लेता है। इसी वजह से क्योंकि एडिशनल ईएमएफ पैदा करता है ये मोटर। अगर ये ना करे तो ये मोटर जो है एक दिन में जो है वो बर्न हो जाए, क्योंकि जब डिम लाइट हो जाती है तो उस टाइम पे आप ये कहते हैं कि भाई मोटर ना चलाओ, स्पीड कम है, वो हीटअप हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि वो एडिशनल ईएमएफ कम पैदा करता है, एनर्जी उसकी कम होती है पानी को लेने के लिए, उठाने के लिए। इसी वजह से वो ज्यादा करंट लेता है। दैट्स व्हाई वी से दैट जो है वो बर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट लेता है, उसके बाद करंट रिड्यूस हो जाता है,
क्योंकि ये एडिशनल ईएमएफ, एडिशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। इंड्यूस्ड वर्ड जरूर यूज करें, एडिशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है और करंट कम हो जाता है। इसी वजह से आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। अगर जो इनिशियली लेगा ये इतनी, अगर वो लाइट लेता तो ऐसे समझेंगे जैसे एसी का बिल आ रहा है, इसका भी ऐसे आता। तो ठीक है, शुक्र है ये बच गए हम। अब आ रहे हैं हम जो हमारी टॉपिक है पीएमडीसी की, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर, चलो सर, इट इज डिवाइस which is used to, आवाज नहीं आ रही संध्या, सबको आवाज आ रही है, आप अपनी नेट थोड़ी सी चेक कर लें। ठीक है, तो यूज्ड टू इंक्रीज और decrease the voltage in secondary coil, in secondary coil। प्राइमरी की बात नहीं है जी, ये वोल्टेज को बढ़ाता भी है कम भी करता है। कहां पे? सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है सर। तो अभी क्या है, तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि इस डेफिनेशन से ही पता चलता है वर्किंग प्रिंसिपल। बेटा किसी और की भी कोई आवाज की इश्यू है क्या जी? नो, हाँ वही तो मैं बात कर रहा हूं संध्या, ये सिर्फ आपका इशू है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि देखिए ये सेकेंडरी कॉइल की बात की थी मैंने। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी किस में था? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये कहता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है सर, सेल्फ इंडक्शन भी नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि टू कॉइल्स चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन भी नहीं है। ठीक, तो सी, इसके टू टाइप्स हैं। नंबर वन, एक को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दूसरा है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, अब देखिए यहां पे स्टेप अप, भाई मोहल्ले में लगा हुआ है हमारे बाहर, 11,000, 11,000 वोल्टेज इनपुट है, आउटपुट 220 वोल्टेज है। ठीक है सर, वो तो एक बाहर हो गया, बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया मोहल्ले में। एक हमारे घर में एडाप्टर सारे लगे हुए हैं, टीवी के साथ एडाप्टर, कंप्यूटर के साथ एडाप्टर, मोबाइल के साथ एडाप्टर, चार्जर भी कहते हैं उसको। तो ठीक है, वहां पे भी आपको जो है वो 220 वोल्टेज से फिर भी आप कभी 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं टेलीविजन के लिए, कभी आप कॉल बेल के लिए 4 वोल्टेज में, कभी 9 वोल्टेज में आप कन्वर्ट करते हैं। तो ये एडाप्टर्स जिसको आप एडाप्टर बोलते हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इनका क्या काम है जी? ये कहता है इट डिक्रीजेस
द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है सर, इसका क्या कमाल है? इट इंक्रीजेस, स्टेपलाइजर आपने लगाया है, इंक्रीजेस द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। इन दी सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल में जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। कैसे? अब बात हो रही है स्टेप डाउन की। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो तो डिफाइन कर रहे थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मैंने आपको ये बताया कि बेटा यहां पे टू कॉइल्स आर देयर, टू कॉइल्स, ठीक है। ये कोर है बीच में, इनमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। जो आर्मेचर की बात हो रही है, वी से दैट दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, जिसको आप इनपुट कहते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल है जिसको आप आउटपुट भी बोलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। तो बेटा देखें, जब आपके इनपुट की बात है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स एनपी से जाहिर करते हैं, और इनका जो वोल्टेज है वो वीपी से, करंट आईपी से, पावर पीपी से शो करते हैं। ठीक है सर, ये पी का मतलब है प्राइमरी, इसका जो एन एस है नंबर ऑफ सेकेंडरी, एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी। तो कहने का मकसद ये है कि इनपुट आपकी, देखें बाहर से, आई से टू यू पीपल, अगर आपने देखा होगा एक 11,000 वोल्टेज इन होते हैं यहाँ पे, और नॉर्मली हमारे पास जो है 11,000 एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये जो बाहर वाला ट्रांसफार्मर है 11,000 वोल्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको वही एसी एसी मिलता है 220 वोल्ट्स। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वोल्टेज ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कॉमन चीज है, पूरे पाकिस्तान में। हाँ, अदर कंट्रीज में जाएं तो उसकी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और इसके ये जो 220 वोल्टेज हैं इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान एसी वोल्टेज जो हैं, एसी जो वोल्टेज हैं वो हैं आपके कॉमनली 220, जिसपे अप्लायंस चलती हैं, जिसपे ऑल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है? कौन बताएगा कि जो पाकिस्तान में 220 वोल्टेज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जी, एनीबडी एल्स? कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है कि भाई पाकिस्तान में वोल्टेज जो है वो 220 हैं, वो कॉमन है। जी, कौन बताएगा? नो आंसर, नो क्वेश्चन, नो आंसर। 50। एक स्टूडेंट ने बताया है कि सर इसकी 50 हर्ट्ज होगा, तो वाकई 50 हर्ट्ज होगा, ये याद करना चाहिए आपको। तो भाई देखें इसमें क्या है, मैं आपको बता दे चलूं, आई से टू यू पीपल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स
इन प्राइमरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने डिक्रीज कर दिए, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल आर डिक्रीज्ड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करने से वोल्टेज कम हो जाते हैं और करंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इन प्राइमरी लेस देन वोल्टेज इन, सॉरी टू से, एक मिनट, voltage in secondary, you know, less than voltage in primary, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या वोल्टेज इन प्राइमरी ग्रेटर देन वोल्टेज इन सेकेंडरी। एक बात ये हो गई, ये मैं मैथमेटिकली साबित करूंगा। और रही बात करंट जो है, करंट जो सेकेंडरी का है वो ग्रेटर देन करंट इन प्राइमरी। ठीक है सर, यहां पे वोल्टेज पावर कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट। जब पावर कांस्टेंट होती है, मैं आपको बताते चलूं, आपके पास ये फार्मूला होता है, आपके पास ये फार्मूला होता है, जब पावर कांस्टेंट होती है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। अगर आप जितना वोल्टेज कम करेंगे सेकेंडरी कॉइल में, उतना ही करंट बढ़ेगा। नॉर्मली ओम्स लॉ सेपरेट चीज थी, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट था तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था। यहां पे पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये याद रखना। अगर 10 गुना वोल्टेज कम हो जाते हैं तो 10 गुना करंट जो है वो बढ़ जाता है इक्वली रेट पे। तो ये मैंने आपको इसी वजह से बताया है कि ये चीज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ओम्स लॉ याद होता है और ओम्स लॉ अलग बात है। यहाँ पे हम पावर की बात करते हैं, जब पावर कांस्टेंट की बात करते हैं ट्रांसफार्मर में तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और ये आई विल प्रूव मैथमेटिकली, ये मैं मैथमेटिकली अभी साबित भी कर रहा हूं कि ये क्या है, कहां से आया। ठीक है सर, यहां पे कोई इश्यू तो नहीं है जी? 12 एनी डिफिकल्टी हियर? नो? ओके, ओके, वेल डन। तो अभी देखिए बेटा, यहां पे मैं आपको बताते चलूं, आपके पास फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन में पढ़ा था, एज वी नो दैट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि EMF in primary, number of turns in primary, rate of change of flux, नंबर 1। और ये सेकेंडरी की बात है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेशो लें भाई इसकी, डिवाइड 2 with 1। तो क्या होगा जी? EP ES NP NS, rate of change of flux, rate of change of flux, ये खत्म, ये खत्म, ये माइनस माइनस भी खत्म। तो आपके पास क्या बच गया? EP ES NP NS। बिल्कुल, बिल्कुल सही है सिमरती, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताते चलूं, ये ऐसे लिखें, या VP VS
NP NS। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। जितने नंबर्स बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा, क्योंकि करंट की रिलेशन ये थी, दिस इज अ रिलेशन, दिस इज relationship between voltage and number of turns, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है। तो अभी आ रहे हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है जी। ये तो कंफर्म हो गया कि जितना टाइम, जितना दफे जो है आप अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो वोल्टेज कम होंगे। ये तो एक तय बात हो गई। अब आ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर। तो आपको तो पता होगा कि P इज इक्वल टू VI कॉमन फार्मूला था। ये तो पावर डिसिपेशन में मैंने आपको करवाया था। यहां पे अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो PP इज इक्वल टू VPIP, इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई PS की बात करेंगे तो VSIS हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? पावर। ये एमसीक्यूज आया है प्रीवियसली, एंट्री में आया है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, पावर कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? तो पावर कांस्टेंट को टेक करना था। इन ट्रांसफार्मर, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर रिमेन्स कांस्टेंट जी। जब पावर कांस्टेंट रहेगा तो आप कहेंगे PP इज इक्वल टू PS, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इट्स नॉट सपोज टू बी चेंज्ड। तो पावर कांस्टेंट रहता है चाहे वो स्टेप अप हो चाहे वो स्टेप डाउन हो, पावर तब्दील नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अब देखें आप, ये VP है, ये IP है, ये VS है, ये IS है। तो बेटा यहाँ पे अगर रिलेशन को निकाला जाए, अब देखें ये VP है, VS इधर आएगा और IP इधर जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि यहाँ पे पावर की रिलेशनशिप करंट से क्या आ रही है। पावर की रिलेशन करंट से ऐसे आ रही है, वोल्टेज की, सॉरी, वोल्टेज इन प्राइमरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज इन सेकेंडरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी तो ठीक है, प्राइमरी में कोई तब्दीली नहीं करते हम। प्राइमरी अगर सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेंगे, करंट कम होगा, पावर सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज कम होंगे, करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे करंट एंड वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समझने की बात तो सही है, ये फार्मूला
बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये फार्मूला की स्ट्रक्चर कह रही है आपको। ठीक है सर। तो उसके बाद जो है क्या पोजीशन है, अब आ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलो सर, नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू प्राइमरी। हमारा इन जो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी should be greater than number of turns in primary coil। चलो ये तो वर्डिंग में लिख लिया मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो वोल्टेज की क्या पोजीशन होगी, वोल्टेज सेकेंडरी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी, और करंट इन सेकेंडरी लेस देन करंट इन प्राइमरी, क्योंकि करंट की जो सिचुएशन है वो सेम है। और पावर की बात है, पावर 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 ऑफ ट्रांसफार्मर remains सेम, पावर में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है सर। सर जी, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे सेकेंडरी में तो करंट कम होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है इन ट्रांसफार्मर, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। ये तो फार्मूला बता रहा है, मुझे क्या पता जी। तो अभी ये देखिए, करंट इन सेकेंडरी जो होगा वो लेस देन द करंट इन द प्राइमरी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इन प्राइमरी ग्रेटर देन करंट इन सेकेंडरी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहे हैं। वोल्टेज जब बढ़ेंगे तो करंट कम होगा। ठीक है सर। तो ये ट्रांसफार्मर की कंडीशंस थी, जिसमें हमने स्टेप अप की भी बात की, स्टेप डाउन की भी बात की। अब आ रहे हैं हम पावर लॉसेस के ऊपर, जिसमें वो पावर लॉसेस को मैं टेक्स्ट बुक से रीड कर रहा हूं। मेहरबानी करके आप वो जो हैं सुने, क्योंकि ये वहां से लाइंस की सूरत में आते हैं। तो बेटा यहाँ पे आई एम कमिंग टू, क्योंकि किताब की लाइनें हैं, पावर लॉसेस और पावर ट्रांसमिशन जो एज इट इज किताब से आते हैं, कहीं से भी नहीं आता। चलो मैं एफिशिएंसी भी करवा लेता हूं, कोई इशू नहीं है, एफिशिएंसी कॉमन है। ठीक है सर। चलो भाई, आई से दैट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है सर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं जी, वी से दैट ईटा, ईटा ये कहता है इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। रेशियो है आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। तो देखें यहां पे पी एस अपॉन पी पी इंटू 100, ये है आपकी इफिशियंसी। जैसे आप इंजन की निकालते थे, ऐसे ही आप ट्रांसफार्मर की निकालेंगे। ये कोई सेपरेट तो नहीं है, वेरी सिंपल है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल इफिशियंसी जो है आप
जैसे हीट इंजन की निकाल रहे थे, ऐसे ही आप, अल्लाह आपको नेकी दे, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी निकालेंगे। तो बेटा अभी जो किताब की लाइनें हैं, आप भी बिल्कुल जो है अपना टेक्स्ट बुक खोल के बैठे, ताकि वर्ड टू वर्ड वहां से लाइंस आती हैं। एंट्री टेस्ट में ना प्रीवियसली भी आए हैं, इवन 2020 में भी आया था। फर्क ये था तो वो केपीके की लाइन थी, अभी अपने टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं। ठीक है सर। तो अभी मैं आई एम गोइंग टू रीड, यू नो, मतलब पानी पानी तक यार वाह, मेरी गर्मी है साफ हो रही, यानी ये स्पीड इतनी है। तो बेटा अभी से आई एम टेलिंग यू पीपल, सी पेज नंबर 147, पेज नंबर है 147। ठीक है, पेज नंबर 147। आइडियल की 100% होती है, वो आपकी मर्जी है। आइडियलिज्म की दुनिया तो बड़ी है भाई। आइडियलिज्म की दुनिया तो ये है कि आपका हीरो जो है सिर्फ ऐसे करता है तो 10 बंदे जो है वो मर जाते हैं। रियलिटी में ऐसे नहीं होता। आइडियल तो आइडियल ही है ना। उसको जो है 50 लोग बुलेट्स मारते हैं, हीरो को नहीं लगती, क्योंकि वो आइडियल है। ठीक है सर। तो आइडियल की तो 100% एफिशिएंसी है ना सर। सर जी पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर जो अभी उन्होंने इंप्रूव किए थे, पहले काफी पावर लॉसेस होते थे ट्रांसफार्मर की, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम थी। आजकल की जो ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी है वो अबोव 90% है। 90% से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी है, और पहले 75-70 तक थी। तो वो कौन से पावर लॉसेस हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो रही थी, और उनके लिए उन्होंने क्या किया, ये एमसीक्यूज में आते रहे हैं। ये कंटिन्यूसली 2019, 20, 21 ये इसमें प्रीवियसली हर टाइम पे ये आया है। नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है जी। ये कहते हैं एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन द सरफेस ऑफ द कोर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग द हीटिंग, therefore the reduced amount of power that can be transferred to the secondary। तो इनमें इसमें क्या होता है कि प्राइमरी क्वाइल में उसके सरफेस पे थोड़ी सी हीट होती है, हीटिंग की वजह से थोड़ी सी फ्लक्स चेंज होती है, एक्स्ट्रा करंट पैदा होता है, जिसका नाम एडी दिया गया है। नाम दिया है, कोई एडी करंट भला नहीं है, नाम दिया गया वो एडी करंट है। ठीक है सर। तो उसका मसला हल कैसे किया जाए? ठीक है सर। द कोर इज लेमिनेटेड, ये लाइन आई है, मेड अप ऑफ द थिन शीट्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन ईच सेपरेटेड बाय द नेक्स्ट द लेयर ऑफ द इंसुलेटिंग वार्निश। इंसुलेटिंग मटेरियल से वो जो है सेपरेट की है। वेरी नियरली इलिमिनेट्स द एडी करंट हीटिंग। ये कहते हैं उसको खत्म कर देगी। कैसे खत्म कर देगी? उसमें छोटी सी आयरन की वायर है, जो करंट पैदा हो रहा है उसमें वो वायर स्पाइरल करके वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो आसानी से उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो हीट इफेक्ट नहीं करती। मैं तो ये कहता हूं कि पुरानी फ्रिज जो हमारे पास है, पुरानी जो फ्रिज है या पुरानी वॉशिंग मशीन है, वो अगर थोड़ा सा शॉक देती है तो हम क्या करते हैं, एक वायर उठा के कंप्रेसर की जो है उसमें नाली में लगा के और कील में लगा के जमीन में लगाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो हीट है वो जमीन की तरफ चली जाए और हमें शॉक ना लगे।
और उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाए। ये तो हम घर में भी करते हैं भाई। उसने ट्रांसफार्मर में जो एक्स्ट्रा करंट पैदा हो रहा था कॉइल के लेयर के ऊपर हीट की वजह से, उसने वो थोड़ी सी स्ट्रिप उठाई आयरन की उसमें जो है वो लगा के वो करंट बाहर निकाल दिया, ताकि वो अंदर करंट परेशान ना करे ट्रांसफार्मर को। ये एज इट इज लाइनें आएंगी सर, इसका ख्याल रखना, आई बी है। ये कहते हैं ईच टाइम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन द कोर इज रिवर्स। जब ये कोर रिवर्स हो जाता है, सम एनर्जी इज वेस्टेड। क्यों वेस्ट हो जाती है? क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन खुद हीट का काज है, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरेस लॉस। हिस्टेरेस लॉस कहते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो इसी वजह से उसने क्या किया है, चाहे तो ये खत्म कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं अगर स्पेशल अलाई यूज करें, जिसको हम नाम देते हैं परमलाय। वो यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है ये एक्स्ट्रा जो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा हो रही थी वो निकल जाएगी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की इंजन चलती है, इंजन हीटअप हो जाती है, हम क्या करते हैं, पानी वाटर बॉडी में जो है वो डालते हैं, फिर रेडिएटर होता है, फिर फैन होता है, वो चलता है, उसको ठंडक पहुंचाता है, फिर आप गाड़ी चला के जाते हैं। वरना आप 0 मीटर गाड़ी ले आए, 1 किलोमीटर तक न गाड़ी होंगे ना आप होंगे। ठीक है सर, उसको आग लग जाएगी, क्योंकि ये इतनी हीट जो है अंदर वो जो है बर्न होती है, और इतना वो डिफिकल्ट है। ठीक है सर, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद नंबर 3 है सम एनर्जी इज डिसिपेटेड हीट द कॉइल्स आई स्क्वायर आर। पावर डिसिपेशन की वजह से चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, अगर उसमें थिन वायर है, उसकी जगह पे आप थिक कर दें, थिक वायर की वजह से हीट कम हो जाती है। हाँ, वहां तो कूलन यूज करेंगे, यहाँ पे कूलन यूज नहीं करेंगे आंचल। यहाँ पे आप उस वायर से जो है ना वो बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पे कूलन यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में, तो हम भी नहीं होंगे, ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा। जी सर, धमाका होगा। ठीक है सर, ये कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ना, आप देखें जब भी आपको गुजर हो वेयर एवर द ट्रांसफार्मर इज वाउंड, तो आप देखेंगे वो वायर आम वायर से मोटी होती है, थिक होती है, ताकि थिक वायर कभी हीटअप नहीं होती, वो गर्म नहीं होती। क्योंकि घर में हम पीवीसी जो है बड़ा जो है वो लोड ले आते हैं, वो लगाते हैं, ताकि लोड जो है वो लोड पे वायर जो है वो जल ना जाए। क्योंकि जितनी आप मोटी वायर ले आएंगे उतनी जो है आपकी लोड ज्यादा। आप 10 एसिया लगा दें, कोई इशू नहीं है, अगर आपकी जो है वायर थिक है तो, और वो ओरिजिनल कॉपर भी हो। नहीं होगी तो डेफिनेटली आयरन की होगी, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये कहते हैं कि स्मॉलर नंबर ऑफ द टर्न्स कैरीज लार्ज करंट, देयरफॉर द वाउंडेड ऑन थिकर वायर। जो वायर है वो बढ़ा दें, उसकी मोटाई बढ़ा दें, वायर जो है अच्छी सी ले आए। ठीक है सर। और नंबर 4 जो है वो प्राइमरी कॉइल, क्योंकि उस दिन आपने म्यूचुअल इंडक्शन में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था कि प्राइमरी कॉइल में अगर चेंज कर रहे हैं करंट, तो वहां पे फ्लक्स चेंज क्यों नहीं हो रही, सेकेंडरी में क्यों हो रही है? ये मैंने लेक्चर दिया था सर। क्योंकि थोड़ी सी प्राइमरी में भी चेंज होती है, इसी वजह से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये कहता है कि ये इशू वहां पे भी है कि some loss of energy occurs because small amount of flux associated with the primary falls to pass the secondary, उसमें भी ये चीज होती है। बाकी रही बात, यहाँ पे नंबरिंग दी गई है नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 2 एंड नंबर 3 सर जी, ये दोनों लाइंस आ चुकी हैं। ठीक है। नंबर 2 ये कहते हैं इन हाउसेस the transformer is used to the step the voltage down 220 to 4 voltage for dash कार्ल बेल्स वहां पे मिसिंग था। ये आया था एमसीक्यूज में, ये 2020 में भी आया था, मगर पंजाब से दिया था उसने, केपीके से दिया था। उसमें 4 वोल्टेज नहीं था, 9 था। अगर 4 देता है तो समझ लो कि उसने लाइन अपने टेक्स्ट बुक से उठाई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि 220 से
9 वोल्टेज में भी कन्वर्ट होता है। ये केपीके में भी लिखा हुआ है, ये पंजाब में भी लिखा हुआ है। ठीक है सर, क्योंकि 2014 में जो आया था वो हमारे टेक्स्ट बुक की लाइन थी 4 वोल्टेज करेक्ट था। 2020 में जो आया था वो 9 वोल्टेज की बात थी। वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करता है वो ट्रांसफार्मर। प्राइमरी सर, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी कॉइल में होता है ये। सेकेंडरी की मैंने लिखा है वो देखें, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो वोल्टेज कम होंगे, वो आपके हाथ में है। नंबर 3 है, मैं आपको बताते चलूं। अच्छा, नंबर 1 जो है वो तो बड़ा है, उसमें भी ये देखें कि कौन सी ट्रांसफार्मर जो है ज्यादा सेफ्टी वाली है। 4 वोल्टेज आ जाते हैं तो अपने टेक्स्ट बुक से वो लाइन लेगा। अगर 9 वोल्टेज अचे तो गाल सागी 9 में भी तब्दील थींदो आहे, 4 में भी थींदो आहे। ठीक है, तो ये लाइन अगर अपनी किताब की है तो डेफिनेटली वो हमें अभी हमारी सिलेबस ही है, वो केपीके की नहीं है, क्योंकि 2020, 21 एंड 22 ये 3 साल पीएमसी सिलेबस था, केपीके से लाइन थी, अब हमारे किताब से लाइन होगी। तो 4 को रटा लगा लें, अगर गलती से वो 9 दे देता है, 4 नहीं दिया, 4 भी दे 9 भी दे, तो आपको 4 करना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 4 है, वो चैलेंज कर सकते हैं आप। तो ट्रांसफार्मर्स की कहते हैं भाई सेकेंडरीज यूज्ड इन द डिफरेंट वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल रेडियो है, टेलीविजन है, डिफरेंट सर्किट्स हैं। तो अल्लाह आपको नेकी दे। आज मैंने ज्यादा बात की है ट्रांसफार्मर तो पूरा हो गया। ठीक है सर, कल करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे, वो कैसे होती है, क्योंकि ये अपने टेक्स्ट बुक में तो थोड़ी सी गिवन है, मगर उसने टॉपिक दी है तो ये ज्यादा करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कल मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाऊंगा अबाउट दी हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है सर, और कोई यहाँ पे इसमें कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ओके, माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट बन गए हैं। ओके ठीक है बाबा, अभी थोड़ी सी आप ब्रेक कर लें 10-15 मिनट, सर आ जाएगा 10 मिनट में। ओके, अल्लाह हाफिज।